साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग समीक्षा अधिकारी और पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये हमारा 14वां टेस्ट है। 13 टेस्ट हमारे हो चुके हैं और ये 14वां टेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें जो है लगभग 35 से 40 प्रश्नों को शामिल किया जाता है हर एक टेस्ट में। फुल टेस्ट भी होंगे, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हर एक टेस्ट फुल टेस्ट होगा जिसमें 150 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे प्रश्न कम प्रश्नों को इसलिए शामिल किया जा रहा है जिससे रिवीजन हो जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा जिससे सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम प्रश्नों को कितना सॉल्व करते हैं, हमारा ये उद्देश्य ये है कि हम प्रश्नों को सॉल्व करके कितने अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पीछे जितने भी टेस्ट हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं, और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम 35 तक के प्रश्नों को देख लिए थे, 1 से 35 तक के लिए, और अब आज जो है 36 से लेके 70 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही नहीं है, तो कौन सा। ऐसे देखिए, ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न खासकर गलत हो जाते हैं जब हम नहीं पढ़ते हैं कि इसमें नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक। पहला है दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, बिल्कुल सही है। दीवाने को ही संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से, ये भी सही है। दीवाने अर्ज संबंधित है बलबन से, बिल्कुल सही है। नाइब ए मुमालिकत संबंधित है बहराम शाह से, ना कि नसरुद्दीन महमूद से। किससे संबंधित है दीवाने मुमालिकत? बहराम शाह से। किससे? बहराम शाह से, याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक विकल्प इसमें सही नहीं है, तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? पहला विकल्प है हमारा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासरी से संबंधित है, जानते ही हैं मिनहाज उस सिराज के बारे में आपने पढ़ा है, तो तबकात नासरी से संबंधित है। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, ये भी सही है। किताबुल हिंद अमीर खुसरो से संबंधित है, ये भी जानते हैं। लाग बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, ना कि इल्तुतमिश। किससे? ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, ठीक है, लाग बख्श। तो इस तरह जो दोनों प्रश्न हमने देखे 36वां और 37वां, जिसमें पूछा गया था संबंधित नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न खासकर गलत हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ऐसे कौन से सूफी संत थे जिनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो ये सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, जानते ही हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना जो है मोइनुद्दीन चिश्ती 1443 से 1236, 1443 से 1236 ईस्वी, ठीक है, ने की थी। इन्होंने क्या किया था? अजमेर में खानकाह की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खानकाह। इन सब चीज़ों को समझते जाइए, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो अजमेर में इन्होंने खानकाह की स्थापना की। किन्होंने? किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। उसके अलावा इनका मानना था कि संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है, ठीक। किंतु नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। कौन सा जो है? नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी, ठीक है। नक्शबंदी सूफी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि इसमें जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन कौन थे और सही उत्तर हमको देखना है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में हमारे विधिवेत्ता जो रहे हैं वो विज्ञानेश्वर रहे हैं, साथ साथ हिमाद्री रहे हैं और जीमूतवाहन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन रहे हैं, विघ्नेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, ये जान लीजिए। ठीक है, विघ्नेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति पर टीका मिताक्षरा तथा जीमूतवाहन ने भी याज्ञवल्क के स्मृति पर टीका दाय भाग नाम से लिखा था। ठीक है, हिमाद्री ने जो क्या किया था, हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा। राजशेखर जो थे ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी। तो अगर कोई पूछे कि कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना किसने की थी, तो ये थे, कौन थे, तो ये थे राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। ये कहाँ रहते थे, ये जो है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमको ठीक से समझना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी। तो मध्यकालीन भारत के बारे में पूछा गया है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी। तो अगर आप मनसबदारी के बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, सेना में भर्ती की जा सके इसके लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। यानी मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। यह प्रथा 1575 में अस्तित्व में आई। कब आई, 1575 में अस्तित्व में आई। ठीक है, 1575 में ये अस्तित्व में आई। मनसब शब्द का अरबी में अर्थ पद होता है। ठीक है, अकबर द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था में दिए गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वाले तुर्कों को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी प्रथा मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी, तो सेना में भर्ती की जा सके इसके लिए चालू की गई थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो जो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे उनमें एक सदस्य था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, जैसे एक तरह से विदेश मंत्री हो गया। ठीक है, तो उसकी देखरेख करता था हमारा, कौन देखरेख करता था, सुमंत देखरेख करता था। ठीक है, सुमंत देखरेख करता था। अब ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। जो सचिव रहता था, सचिव जो है पत्राचार विभाग की देखरेख करता था। सचिव किसकी देखरेख करता था, पत्राचार की, किसकी, पत्राचार की देखरेख करता था। ये जानना हमारा जरूरी है कि पत्राचार की देखरेख कौन करता था, सचिव करता था। पंडित राव जो होता था, तो पंडित राव से आप समझ ही गए होंगे, पंडित राव जो है धार्मिक मामले देखता था। क्या देखता था, धार्मिक मामले। ठीक है, याद करते चलिएगा, पंडित जो है पंडित राव धार्मिक मामले देखता था। ठीक है, धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था तथा जो पेशवा होता था वो प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था, प्रधानमंत्री, आज के समय का जो पीएम होता है। ठीक है, पेशवा प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, तो सुमंत होते थे हमारे विदेशी मामलों को देखरेख करने वाले, पंडित राव होते थे धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाले, सचिव होते थे पत्राचार के मामले में और पेशवा होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, जो प्रशासन का निरीक्षण कार्य करता था, ठीक है, प्रधानमंत्री पेशवा जो होता, अमात्य को आधुनिक मंत्री और वाकया नवीस को आधुनिक गृह मंत्री कहा जाता था। ठीक है, यानी अमात्य को आधुनिक मंत्री और वाकया नवीस को आधुनिक गृह मंत्री कहा जाता था। सरे नौबत को सेना प्रमुख और चिटनिस को सचिव प्रमुख कहा जाता था। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है।
तो ऐसा कौन सा सुल्तान है जो भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, या अहमद सर ने हिंदी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 5 नहरों का उल्लेख किया है। वो 5 नहरें कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली नहर हमारी थी, कौन सी थी? पहली नहर थी यमुना से हिसार तक 150 मील, जिसे उलुग खानी नहर कहा गया। ठीक है, दूसरी नहर थी सतलज से घग्गर तक, जिसे रज्जब शाही नहर कहा गया है। ठीक है, तीसरी नहर थी सिरमौर की पहाड़ी से झांसी तक, चौथी थी घग्गर से फिरोजाबाद तक, और पांचवी थी यमुना से फिरोजाबाद तक फिरोजाबाद नहर जिसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 नहरें थी। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। पहली थी यमुना से हिसार 150 मील, जो उलुग खानी नहर कहा जाता है जिसे। दूसरी थी सतलज से घग्गर तक, जिसे रज्जब शाही नहर कहा जाता है। तीसरी थी सिरमौर की पहाड़ी से झांसी तक, चौथी घग्गर से फिरोजाबाद तक, और पांचवी यमुना से फिरोजाबाद तक फिरोजाबाद नहर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है हमारा, अच्छा सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सही कालक्रम इनका देख लेते हैं। कुतुब मीनार का जो है 1192 में इसका निर्माण किसने करवाया था? आप जानते होंगे। तो कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, तुगलकाबाद किला उसके बाद आता है 1321 से 25 में। कब? 1321 से 25 में किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, दिल्ली में करवाया। ठीक है, तुगलकाबाद किला। फिर उसके बाद आता है लोधी गार्डन की स्थापना जो है 1517 में हुई। कब हुई? 1517 में। किसके द्वारा? अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। और फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है 1569 ईस्वी में। कब? 1569 ईस्वी में। किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर द्वारा। ठीक है, तो एक बार फिर से जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण करवाया 1192 में। तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाया गया 1321 से 25 में, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में करवाया। ठीक, लोधी गार्डन 1517 में अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा करवाया गया, और फतेहपुर सीकरी 1569 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक है, तो हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कथन देखिए दिया गया है, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया, बिल्कुल आया, सही है। अकबर के दरबार में जो है सर टॉमस रो नहीं आया था। सर टॉमस रो आया था जो है किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। किसके? जहांगीर। आप पढ़े होंगे। तो सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था। कब? 1615 से 1619 तक भारत में रहा है। यह जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन ए सही है। टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी आप जान लीजिए। और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसकी उपाधि से? खान की उपाधि से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर ने सर टॉमस रो को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के दरबार में ट्रैवेनियर आया था, और औरंगजेब के दरबार में मनूची आया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही नहीं है। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो विरूपाक्ष मंदिर है बहुत फेमस है, तो वो कहाँ अवस्थित है ये हमें जानना जरूरी है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है हमारा अवस्थित है हम्पी में। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी जो है उसके दक्षिणी तट पर स्थित है। कौन से तट पर?
दक्षिणी तट पर स्थित है, ये जान लीजिए। ठीक, तुंगभद्रा नदी की जरूर याद रखिएगा, उसके किस तट पे है, दक्षिणी तट पे है। उत्तरी तट अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो गलत होगा। ठीक, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। धर्मत का युद्ध पूछा जा रहा है, तो धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो धर्मत का युद्ध जो है शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच जो है कब हुआ था, 1658 में। कब, 1658 में हुआ था। कौन सा युद्ध, धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा पराजित हो गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, दारा शिकोह जो था वो औरंगजेब द्वारा पराजित हो गया था धर्मत के युद्ध में। एक बार फिर से इस प्रश्न को जान लीजिए, धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो शाहजहां के उत्तराधिकारी, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था, औरंगजेब था, तथा दारा शिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रासिक प्रिया की रचना की थी। ठीक है, ऐसे कौन से हैं कवि जिन्होंने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी। ठीक है, तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी के रीतिकालीन कवि केशव दास, किसने, केशव दास ने। ऑप्शन ए केशव दास ने 1555 से 1617 में इसकी रचना की। कब, 1555 से 1617। ठीक है, की रचनाएं की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय जो हुई थी वो हुई थी 712 ईस्वी में। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 712 में हुआ। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। फारसी ग्रंथ जो है चचनामा, कौन सी ग्रंथ, चचनामा, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने क्या किया था कि पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली जो गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा, नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है, नीनो डी कुन्हा। क्या नाम था, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये कहानी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। तो पहला ही गलत है, पहला गलत है। ठीक है, बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ, 1764 ईस्वी में, किसके बीच, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध,
वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसियों के बीच हुआ। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया। ठीक है, इस निर्णायक लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, फिर लिखा है जलियांवाला युद्ध। तो जलियांवाला युद्ध जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ना कि डलहौजी के विरुद्ध था। ठीक है, गलत है। फिर है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो है 1707 को शाहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें ताराबाई पराजित हो गई थी। तो ठीक है, डी भी ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में। किसके किसके बीच? शाहू एवं ताराबाई के बीच, जिसमें ताराबाई जो है पराजित हो गई थी। जलियांवाला आप जानते ही हैं। ठीक है, वांडीवास इसमें सही है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और बक्सर का युद्ध जो मैंने बताया वो हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय, कौन कौन से वायसराय थे उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा है वो 1899 से 1905 रहा है। कब? 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का समय था। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय रहा है 1916 से 1921 तक। फिर लॉर्ड हार्डिंग का समय रहा है 1910 से 1916 तक। ठीक, फिर लॉर्ड इरविन का जो समय रहा है वो 1921 से 1931 तक। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। दूसरे नंबर पे आएंगे लॉर्ड जो है हार्डिंग 1910 से 1916। तीसरे नंबर पे आएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। और फिर अंत में आएंगे लॉर्ड डार्विन 1921 से 1931 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो सोम प्रकाश नामक जो है समाचार पत्र जो है ये प्रारंभ किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश 1858 में। कब? 1858 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कौन सा? सोम प्रकाश। इसके प्रकाशक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है पुस्तक संवाद कौमुदी 1821 में बंगाली पत्रिका का संपादन किया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का जो है प्रकाशन किया गया। आगे है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है संबंधित था संवैधानिक सुधार से। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको रट लीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, यह सुधार जो है 1918 में तैयार होके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए थे। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक शासन के समय जो है शैक्षणिक संस्थानों के बारे में पूछा जा रहा है। कुछ संस्थान यहाँ दिए हैं, कुछ ऊपर दिए हैं, ठीक है। प्रश्न तो पहला हमारा संस्थान है, देखिए इसमें पूछता क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही है, ठीक है। तो ये पूछा है औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है। औपनिवेशिक जब शासन चल रहा था उस समय हमारे जो शैक्षणिक संस्थान थे उनके संदर्भ में बताना था कि संस्थान उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है बनारस का संस्कृति कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया था। तो पहला हमारा कथन गलत है। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदियों के कानूनी, साहित्य और धर्म की समझ के लिए संस्कृत महाविद्यालय खोला, ठीक है। फिर 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, ठीक है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। फिर इसके बाद इसी प्रकार 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। तो तीसरा भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुखौटा नृत्य जो होता है उसका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य जो होता है वो होता है कथकली से संबंधित, ठीक है। मुखौटा नृत्य का संबंध केरल में प्रचलित कथकली नृत्य से है। ओडिशा नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। ओडिसी जो नृत्य होता है उसका संबंध उड़ीसा से है, जबकि कुचिपुड़ी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। और नागा जैसा कोई नृत्य नहीं होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया एक सही है। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां तबला नहीं बल्कि शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई, याद रखिएगा, शहनाई वादक थे। अल्लाह रखा जो है क्या थे? अल्लाह रखा तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक, याद रखिएगा, जो अल्लाह रखा थे वो तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन जो थे वो भी तबला वादक थे। क्या थे? जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन तबला वादक थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ओणम जो होता है वो केरल में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ओणम केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है, ठीक है। असम में फसल कटाई से जुड़ा मुख्य त्यौहार बिहू है। अगर असम में मनाया जाता तो वो बिहू त्यौहार होता, लेकिन केरला में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम में है। जैसे पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार बैसाखी होता है, ठीक है। ये सारे त्यौहार क्रॉप से संबंधित होते हैं, फसलों से संबंधित होते हैं, किसान इसका सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उन फेस्टिवल को भी हमें जानना जरूरी होता है कि जो कृषि से संबंधित फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेगा कि कृषि से संबंधित जो फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन आसान है लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है? तो वो होती है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो होती है वो सरहुल त्योहार मनाती है।
मुंडा जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है उस क्षेत्र में निवास करती है, ये जान लीजिए। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है मुख्य रूप से? छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, जो कि झारखंड क्षेत्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? जो गांधी जी की विचारधारा थी वो किन किन लोगों से प्रभावित थी, ये जानना जरूरी है। तो गांधी जी की विचारधारा संबंध जो है प्रभावित थी थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से, यानी सभी से। ठीक है, गांधी जी को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित किया। ठीक है, इनके विचार जो थे वो गांधी जी को बहुत प्रभावित किए। गांधी जी थोरो से सविनय अवज्ञा, रस्किन से श्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से काफी प्रभावित हुए। ठीक है, किससे किससे देखिए, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। तो थोरो से क्या उन्होंने सीखा, उनकी थोरो की विचारधारा क्या रही है? तो थोरो से उन्होंने सविनय अवज्ञा के बारे में सीखा, रस्किन से श्रम का आदर करने के बारे में सीखा तथा टॉलस्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से काफी प्रभावित हुए। ठीक है, तो जैसे अभी इंटरव्यू में पूछ लेगा कि श्रम का आदर करना किससे सीखा है गांधी जी ने? तो रस्किन से सीखा है। ठीक है, यानी हमारे जो लेबर्स होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके श्रम का आदर करना चाहिए, ये रस्किन ने कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्या बनाया गया? होम रूल लीग बनाया गया। तो एक साथ कब मिलाया गया? तो इसको एक साथ मिलाया गया 1918 में। ठीक है, तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, फिर 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक साथ मिला दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिससे ये संबंधित था? तो एक वर्ष के भीतर स्वराज संबंधित था असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से। यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त, अब ध्यान से समझिए, पूछा जाता है असहयोग आंदोलन से 1920 को ये शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त होने का नारा दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन, बहुत आसान है, जानते ही हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं कभी कभी सही मिलान में पूछ लेता है, तो इन सबको ध्यान से करते चलिएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में क्या हुआ था? 1930 में जो है असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में, याद रखेगा।
यानी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। सॉरी, ये अगले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, ना कि 1930 को। कब प्रारंभ हुआ? 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तथा चौरा चौरी घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित हो गया था। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ना कि 1930 को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? ठीक है, स्वराज पार्टी के गठन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार थे हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों जो है स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार थे। यानी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में किया गया। कब किया गया? 1923 में किया गया। ठीक है, मार्च 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। अध्यक्ष कौन बना ये याद रखना जरूरी है। CR दास इसके अध्यक्ष बने स्वराज पार्टी के। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव से जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कब आया था पूछा जाता है कई बार। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरुद्ध में भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था। तो कौन संबंधित था? तो ये संबंधित थे जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। ठीक, इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का मुखर करना था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विपक्ष में असत्य है? दांडी यात्रा जो हुई थी उसमें उसके विषय में असत्य है। पहला है, यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। तो यह सत्य तो नहीं है, यह तो सत्य है, यह पूर्णतः जो है पैदल यात्रा थी। दूसरा ऑप्शन है हमारा, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। तो यह तो भी सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई। गलत, इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च से शुरू हुई। कब से? 12 मार्च से, याद रखिएगा। शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। ठीक है, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा जो कि पैदल थी के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। और तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। ठीक है, फिर अगला कथन दिया है, समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। तो बिल्कुल सही कथन है, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें असत्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहली घटना है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो होता है वो 26 से 29 मार्च के बीच 1931 में होता है। कब होता है? 26 से 29 मार्च, ठीक है, 26 से 29 मार्च 1931, ठीक है, 26 से 29 मार्च 1931 याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, क्योंकि ये पूछा गया है शाही कालक्रम, ठीक है, तो कालक्रम हम देखेंगे। फिर सुखदेव को फांसी कब होती है? तो सुखदेव को फांसी होती है 23 मार्च को 1931 में। ये होती है 23 मार्च 1931 को सुखदेव को फांसी हो जाती है। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 को। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1931। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कालक्रम होगा। यानी पहले गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, उसके बाद सुखदेव को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 26 से 29 मार्च 1931 को, अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो उन्होंने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था कम्युनल अवार्ड के समय किया था। यानी गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932, कब? 20 सितंबर 1932, ठीक है, 20 सितंबर 1932 जो है को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। तो कब दिया था? तो ये दिया था 1934 में, ठीक है। यानी कब क्या हुआ था कि भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तथा फिर वे कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनके शक्तिशाली मार्गदर्शन का प्रभाव छाया रहा, ठीक है। आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। आखिरी प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1920 में। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना MM जोशी, किसने? NM जोशी। कौन? NM जोशी। NM जोशी द्वारा बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री जो थे वो दीवान चमनलाल बजाज थे,
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इस तरह आज के हमारे जो है 35 प्रश्न हो गए। आगे 71 से लेके जो है 110 तक के प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 110 से लेके 140 तक के प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, या 105 तक के प्रश्नों को देखा जाएगा। 35 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे 71 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका।